Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा आज का नया जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिफ्रैक्शन। आइए हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्शन के अंदर कैसे होगा, क्या होगा। आपको ध्यान से सुनना है। तो स्टूडेंट, हमारे टॉपिक का नाम जो रहेगा वो रहेगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन मीन्स जब लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रेवल करती है, इन दैट केस डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ, वो अपने रास्ते से भटकती है, अपना रास्ता बदल लेती है, अपने रास्ते से वो चेंज कर लेती है, उसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। देखिएगा किससे, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास वाटर है, ये रहेगा वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास है एयर को हम लोग बोलते हैं रेयर मीडियम। ये वाटर जो है वो कैसा मीडियम है? डेंसर है। ऐसे में यहाँ बना दूं, ये मैंने कहा वाटर, ये वाटर है, तो वाटर कौन सा मीडियम है? डेंसर। और ये एयर कौन सा मीडियम है? रेयर। अब आपको याद रखना है, ये 90 डिग्री का जो एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। जब लाइट ट्रेवल करती है, देखिए लाइट कहाँ से आएगी? लाइट एयर से, रेयर से आ रही है और उसको डेंसर में जाना है, तो क्या लाइट ऐसे सीधे ट्रेवल करेगी? नहीं, लाइट इधर ट्रेवल करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि जब भी लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। याद रखना है। ऐसे देखिएगा हमारे पास अब यहाँ क्या हो रहा है? ये नॉर्मल है। अब लाइट देखिएगा कौन से मीडियम से ट्रेवल कर रही है? अब लाइट आ रही है डेंसर से और जाना है रेयर में, तो क्या लाइट ऐसे सीधी जाएगी? नहीं, लाइट क्या करेगी? मूव करेगी, डेंसर टू रेयर जाएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये कहता है लाइट का अपने पाथ से डेविएट हो जाना कहलाता है रिफ्रैक्शन। तो यही हमारे पास डेफिनेशन होती है। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, then it is deviated from its path, that is called refraction। जब लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाती है तो अपने पाथ से क्या करेगी? अपने रास्ते को चेंज कर लेगी, उसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट कहते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट कहता है अगर लाइट रेयर टू डेंसर जाती है, फर्स्ट पॉइंट कहता है व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और सेकंड पॉइंट कहता है व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, जब लाइट डेंसर टू रेयर ट्रेवल करती है देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ओवरऑल आपको ये लिखना है, इट इज द प्रोसेस इन विच लाइट इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। केस वन, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। केस टू, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट इज द रिफ्रैक्शन। आपको याद रखना है। अब जो रिफ्रैक्शन की बात होती है तो कोई छोटी सी चीज याद रखनी है, रिफ्रैक्शन के अंदर वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों चेंज होते हैं। याद रखना है, रिफ्रैक्शन के अंदर वेलोसिटी का स्पीड और वेवलेंथ दोनों क्या होते हैं? दोनों चेंज होते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो क्या रहती है? फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी। ये बात आपको याद रखना है। जब भी कोई लाइट रेयर टू डेंसर ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। जब भी लाइट रेयर टू डेंसर आएगी तो स्पीड स्लो होगी, स्पीड स्लो होगी तो वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। तो रेयर टू डेंसर के केस के अंदर वेवलेंथ और स्पीड दोनों डिक्रीज करेंगे, लेकिन डेंसर टू रेयर में अगर जाओगे तो स्पीड और दूसरा स्पीड के साथ हमारे पास वेवलेंथ दोनों क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखनी है, जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। बात क्लियर? अब आते हैं लो ऑफ रिफ्रैक्शन। लो ऑफ रिफ्रैक्शन से पहले मैं आपको इनकी नेमिंग बता दूं। देखिएगा, ये जो लाइट इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे हम लोग इसको बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे हम लोग इसको बोलते हैं। और ये क्या है? इसको बोलते हैं नॉर्मल। याद रखना, नॉर्मल। ये एंगल आई जो है ये क्या होता है? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, या इसको बोल देते हैं इंसिडेंट एंगल। ये एंगल जो आर है इसका नाम क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर का नाम क्या रहेगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल हम लोग इसको नाम देंगे। याद रखना है। वैसे ही इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल। ये जो एंगल आई है इसका नाम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल आर को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको याद रखना है।
तो सबसे पहले जो लॉ आएगा रिफ्रैक्शन के, लॉ क्या कहते हैं? सबसे फर्स्ट लॉ हमारे पास ये कहता है कि कभी भी आई और आर, आई नेवर बी इक्वल टू आर, कभी भी आई और आर बराबर नहीं होते, आपको याद रखना है, कभी भी आई और आर बराबर नहीं होते। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कभी भी क्या नहीं होता? बराबर नहीं होता, पहला केस। क्योंकि जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट ने अपने पाथ से डेविएट होना है, और जब लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी इट मीन्स क्या होगा? जब लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी इट मीन्स एंगल वहां पे चेंज हो जाएगा। तो कभी भी रिफ्रैक्शन के अंदर एंगल्स बराबर नहीं होंगे। दूसरी बात आपको याद रखना है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ प्लेन। सेकेंड लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ प्लेन, सारे के सारे एक प्लेन के अंदर लाई करते हैं, आपको याद रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। जब रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट की बात आती है तो बहुत से कंसेप्ट आ जाते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, व्हाई स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्विंकल, आपको तारे क्यों टिमटिमाते दिखाई देते हैं? तो सबसे पहले आपको याद रखना है द स्टार्स आर द फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अस, हमसे तारे बहुत ज्यादा दूर हैं जो स्टार्स है। देयर आर लॉट ऑफ मीडियम एग्जिस्ट बिटवीन स्टार एंड अस, हमारे और तारों के बीच में लॉट ऑफ मीडियम, बहुत सारे मीडियम एग्जिस्ट करते हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर देन इट बेंड्स फ्रॉम इट्स पाथ and there are lot of rarer and denser medium exist between stars and us, so light suffer many time refraction during its path when travel from stars to the earth, ठीक है ना? and that total refraction is responsible for the twinkling of the star। आपको याद रखना है हमारे और स्टार्स के बीच में लॉट ऑफ मीडियम, बहुत सारे मीडियम आते हैं, कोई रेयर कोई डेंसर मीडियम होगा, लाखों मीडियम आएंगे, और जब लाइट वन मीडियम टू अनदर जाएगी तो अपने रास्ते से डेविएट होगी, रिफ्रैक्शन होगा। जब लाखों मीडियम आते हैं तो लाखों बार रिफ्रैक्शन होगा, और जब बहुत ज़्यादा बार रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट भटकने के बाद हमारे पास पहुंचेगी तो हमें ऐसा लगेगा कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो स्टार्स के ट्विंकल के लिए हमारे पास टिमटिमाने के लिए कौन जिम्मेवार होगा? टोटल रिफ्रैक्शन हमारे पास जिम्मेवार रहेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट हमारे पास, Why sun appears 2 minutes before and after the sunset and sunrise? सूरज निकलने से 2 मिनट पहले छिपने के बाद। Why sun appears 2 minutes before and after the sunset and sunrise? सुबह सुबह सूरज निकलता नहीं है फिर भी आपको दिखाई देता है, और छिपने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। तो ध्यान से सुनेगा क्या होता है। मैंने आपसे कहा ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ एटमोस्फियर है, ये अर्थ है। तो याद रखना है जो अर्थ एटमॉस्फेयर है वो होता है डेंसर मीडियम, और एटमॉस्फेयर से बाहर कौन सा होता है? रेयर मीडियम। ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, ये डेंसर हो गया, ये रेयर हो गया। इस लाइन को याद रखना है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन। आपको सूरज कब दिखाई देता है? जब इससे ऊपर होगा तो आपको दिखाई देगा, लेकिन अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह देखिएगा सूरज इससे नीचे तो धरती पर नहीं दिखाई देगा, लेकिन सूरज की ऐसे सलांट तिरछी रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी। इसको क्या नाम देंगे? नॉर्मल। अब देखिएगा लाइट ट्रेवल कर रही है रेयर टू डेंसर। जब लाइट रेयर टू डेंसर ट्रेवल करती है तो लाइट ऐसे स्ट्रेट तो जाएगी नहीं, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगी, तो लाइट ऐसे बैंड कर जाएगी। यहाँ पर हमारी आंख है जो स्ट्रेट देखेगी, अगर वापस बढ़ाएंगे आपको सूरज यहाँ दिखाई देगा। तो एग्जैक्शन है यहाँ, लेकिन आपको दिख कहाँ रहा है? ऊपर। तो निकलने से 2 मिनट पहले आपको सूरज दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ऐसे शाम की हम लोग बात करते हैं, शाम को सूरज छिप गया, ठीक है, हमें सूरज नहीं दिखाई देगा, लेकिन ऐसे स्लांट रेडिएशन सन की हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे आसमान में एंटर करेगी। ये हो गया हमारे पास नॉर्मल। अब लाइट रेयर टू डेंसर आ रही है तो ऐसे तो जाएगी नहीं, तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल इसकी तरफ मुड़ेगी। यहाँ पर आपकी आंख है, अगर इसको वापस बढ़ाओगे आपको सूरज यहाँ दिखाई देगा। तो एक्चुअल पोजीशन सन की एस है, लेकिन हमें दिखाई कैसे देगा? एस डैश के ऊपर। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से आपको सूरज 2 मिनट पहले दिखाई देना शुरू हो जाता है और 2 मिनट बाद तक आपको दिखाई देगा। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब वेरियस क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, आपको डायग्राम से समझने, आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर उन सबको लिखना है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास यही आ जाएगा कि वाई द बॉटम ऑफ द रिवर अपीयर्स अपवर्ड,
जो नदी होती है उसका जो बॉटम, जो तली होती है ऊपर उठी क्यों दिखती है? वाई द बॉटम ऑफ द रिवर अपीयर्स अपवर्ड। ध्यान से सुनना है। या हम लोग ये कह देते हैं कि कोई पेंसिल मुड़ी क्यों दिखाई देती है। लॉट ऑफ जितने क्वेश्चंस रहेंगे ध्यान से सुनना। देखिएगा, ये हमारे पास कोई रिवर है, नदी है, हमने ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है, आपको याद रखना है, ये हो गया, ठीक है। अब हम कहते हैं ये कॉइन है, या सॉरी हम नदी की बात कर रहे हैं ना, बॉटम की बात कर रहे हैं। तो देखिए दुनिया में दिखाई देने का नियम है, जब लाइट किसी चीज से स्ट्राइक करके हमारी आंख में आती है तो हमें कोई चीज दिखती है। तो देखिएगा, लाइट ट्रेवल करके आई पानी के अंदर, लाइट बॉटम से टकराई, नदी की तली से बॉटम से टकराई, और टकराने के बाद लाइट ऐसे जाएगी। इट मींस लाइट ने कौन से मीडियम से ट्रेवल किया? डेंसर से। ये है नॉर्मल। अब देखिएगा, लाइट को डेंसर से रेयरर में जाना है, ये कौन सा? ये है डेंसर। और लाइट को जाना किसमें है? रेयरर में। तो क्या लाइट ऐसे जाएगी? नहीं। जब लाइट डेंसर टू रेयरर ट्रेवल करती है ना, तो लाइट ने अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट ने कहा जाना है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमारी आंख है जो घूम के नहीं देख सकती। अगर हम इसको वापस बढ़ाएंगे ना, तो हमें जो बॉटम है नदी का ऊपर यहाँ दिखाई देगा। एक्चुअल में जो नदी का बॉटम है वो यहाँ है, लेकिन हमें दिखाई कहाँ देगा? ऊपर दिखाई देगा। ये बात आपको याद रखनी है। इस तरीके से कोई पेंसिल मुड़ी दिखाई देती है। ऐसे लॉट ऑफ एग्जांपल्स है जो आप अपनी सिंपल भाषा में, आप अपनी लैंग्वेज में इन सबको लिख सकते हैं। याद रहेगा ना। अगले वीडियो के अंदर हम लोग स्नेल्स लॉ के बारे में बात करेंगे, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग इतना पढ़ेंगे। थैंक यू।